ये कहानी अयोध्या के पावन भर धरती पे हो रहे बहुत बड़े भंडारे के लिए कुछ दानियों ने दाल, घी, आटा, चावल, राशन ये सारा चीज इकट्ठा करके एक ट्रक पे लोड कर अयोध्या के लिए भेजा जा रहा था, ताकि वहां पे जो भंडारा हो रहा है बड़े पैमाने पे उसको सकुशल संपन्न बनाया जा सके। लेकिन कुछ भ्रष्ट पुलिसकर्मियों द्वारा उस ट्रक को रोक लिया जाता है और 40,000 रुपए की रिश्वत की मांग की जाती है। तब एक ऐसे व्यक्ति ने उस ट्रक को अयोध्या पहुंचाया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन आप लोगों से वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव मालीपुर की। वहां पे कुछ दानियों के द्वारा उस भंडारे को सफल बनाने के लिए दाल, घी, आटा, चावल ये सारा सामग्री इकट्ठा किया जाता है। और गांव के ही एक बहुत ही सुलझे पुरुष और सज्जन पुरुष, ईमानदार पुरुष जिनका नाम धनपत होता है, उनकी निगरानी में इस ट्रक को भेजने का इरादा किया जाता है। शाम के समय सारी सामग्री ट्रक में लोड की जाती है। सभी लोग जय श्री राम के नारे लगाते हुए सामान को ट्रक में लोड करते हैं। रात बीतती है। सुबह सुबह उठकर धनपत और उसके एक दोस्त ट्रक को लेकर अयोध्या के लिए रवाना हो जाते हैं। सुबह का सुहाना मौसम था। गांव से जो ही बाहर निकलते हैं, पर्यावरण इतना अच्छा था कि मन मोह लेता था। जय श्री राम के नारे लगाते हुए ट्रक को लेकर अयोध्या के रास्ते पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में एक बहुत बड़ा शहर पड़ता है। उस शहर पे एक चेक पोस्ट लगा हुआ था। वहां पे कुछ पुलिसकर्मी ट्रक को रोक रहे थे। धनपत राव ने ट्रक को रुकवाया। पुलिसकर्मी करीब में आए और धनपत राव से कुछ भी नहीं कहे। सबसे पहले पीछे जाकर देखा तो इसमें सारी सामग्री भरी हुई है। तो पुलिस वाले आगे जाकर बोलते हैं कि ट्रक तो ओवरलोड है और इस पर आपको जुर्माना देना पड़ेगा। इस पर आपको 40,000 का जुर्माना लगेगा, तभी हम ट्रक को आगे भेजेंगे, नहीं तो हम ट्रक को जाने नहीं देंगे। धनपत राव बोलते हैं, ट्रक तो मेरा ओवरलोड है नहीं, फिर किस बात का जुर्माना? और वैसे भी ये सामग्री जो जा रही है अयोध्या में, जो भंडारा हो रहा है वहां के लिए जा रहा है, तो इस बात पे मुझे जुर्माना किस बात का? पुलिस वाले बोलते हैं, ज्यादा बहस ना करो, ठीक है, तुम्हें जुर्माना देना पड़ेगा तो जुर्माना दो और अपने ट्रक को लेकर जाओ। धनपत राव का दोस्त बोलता है कि यार बहस ना कर, कुछ ले दे के निपट ले। धनपत राव बोलते हैं, किस बात का मैं पैसा दूं? इन लोगों को रिश्वत किस बात का दूं, जब मेरे ट्रक में ओवरलोड भी नहीं है और ये धर्म के काम के लिए लेकर जा रहा है, तो फिर किस बात के पैसे? पुलिस वाले बोलते हैं कि ज्यादा बहस करोगे ना तो तुमको हवालात में डाल देंगे और उल्टे सीधे केस लगाकर चले जाओगे कई साल के लिए अंदर, बाहर ही नहीं निकल पाओगे, वरना 40,000 रुपये दो, अपने ट्रक को लेकर जाओ। पुलिस वाले सोच रहे थे ये गरीब गांव का है और इसको थोड़ा सा हम धमकाएंगे तो ये पैसा हमको दे देगा, लेकिन वो ये नहीं जान रहे थे कि इनके साथ आगे क्या होने वाला है। धनपत राव बोलते हैं कि देखिए सर, आप जो कुछ भी करना हो कर लीजिए, लेकिन मैं पैसा नहीं दूंगा, वैसे भी मेरे पास पैसा नहीं है। लेकिन पुलिस वाले फिर भी नहीं मानते। वो बहस पे बहस किए जा रहे हैं कि हर हाल में तुम्हें पैसा देना ही होगा, वरना तुम्हें हवालात में तो डालेंगे ही डालेंगे, साथ में तुम्हारे ट्रक को भी जब्त कर लिया जाएगा, सीज कर दिया जाएगा। धनपत राव फिर भी बोलता है कि आपको जो भी करना हो करिए, लेकिन मैं आपको पैसे 1 रुपये भी नहीं दूंगा। धनपत का दोस्त बोलता है, अरे यार दे वो कि कुछ निपटा उठा ले, खत्म कर, क्या इन लोगों से बहस करना? लेकिन धनपत बोलते हैं, नहीं, ये बात मेरी नहीं है, ये बात पूरे समाज की है। अगर आज हमने किसी तरीके से इनको पैसे दे दिए तो हर किसी से इसी तरह से रिश्वत लेते रहेंगे, और मैं रिश्वत किसी भी हाल में नहीं दूंगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए। उधर भंडारे के लिए लेट भी हो रहा था, जल्द से जल्द ट्रक पहुंचाना भी था। इन लोगों के दिमाग में ये बात भी चल रही थी कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए, क्योंकि अगर जो है ऐसा हो गया और ट्रक वहां तक पहुंचा नहीं और लोगों गांव वालों को पता चला तो क्या सोचेंगे, यार लग रहा है कहीं ट्रक लेके फरार हो रहा तो नहीं हो गया, जिसको हम ईमानदार समझ रहे थे वो बेईमान निकला। ये बात भी दिमाग में चल रही थी। लेकिन बात ये भी चल रही थी कि समाज में इस तरह से भ्रष्टाचार जो हो रहे हैं इसे रोकना भी है। इस वजह से वो जो है बोल रहा था कि मैं कुछ भी नहीं दूंगा, आपको जो भी मर्जी करना हो आप करिए। पुलिस वाले और धनपत की बहस को सुनते हुए कुछ सज्जन व्यक्ति करीब में आते हैं और जब मामले को पूरी बात जानते हैं तो वो बोलते हैं, तो पुलिस वाले से बोलते हैं, आपको किस बात का जुर्माना चाहिए? जब इनकी ट्रक ओवरलोड नहीं है और धर्म के काम के लिए जा रहा है तो फिर किस बात का जुर्माना, किस बात को आपको रिश्वत चाहिए? पुलिस वाले उनकी एक नहीं सुनते। जब देखते हैं भीड़ इकट्ठा हो रही है तो सोचते हैं मामला गंभीर होगा, लेकिन फिर भी अपने जिद पे अड़े रहते हैं कि जब हम पैसे लेंगे तभी हम ट्रक को जाने देंगे।
नहीं तो हम ट्रक को नहीं जाने देंगे। अब भीड़ जो है नारेबाजी पे उतारी हो जाती है, नारेबाजी करते हैं, लेकिन पुलिस वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सोचते हैं भीड़ है, थोड़ी देर में अभी सभी लोग अपने अपने काम पे चले जाएंगे, उसके बाद मैं इनसे पैसे ले लूंगा, उसके बाद तभी ट्रक को जाने दूंगा, वरना मैं ट्रक को जाने ही नहीं दूंगा। उसी भीड़ में से एक आदमी निकलता है, धनपत का मोबाइल लेता है और पास में ही एक मीडिया कर्मी होता है, उसके पास फोन कर देता है कि भाई तुम यहाँ जल्दी पे आओ और यहाँ ऐसा ऐसा मैटर हो गया है। वो मीडिया कर्मी आता है और पुलिस वालों से सवाल करना शुरू कर देता है, लेकिन पुलिस वाले उसकी बातों को ध्यान नहीं देते हैं और अपनी बातों पे अड़े रहते हैं कि तुम पहले 40,000 रुपये दो तभी मैं तुमको जाने दूंगा। कुछ देर बहस चलती रहती है, तभी देखा जाता है कि दूर से एक काफिला आ रहा है जो कई गाड़ियों का है, चौं चौं की आवाज़ करते हुए आ रहा है। गाड़ी जो ही करीब में आती है तब तक हेडक्वार्टर से फोन आ जाता है कि देखो एक बहुत बड़े पदाधिकारी जा रहे हैं उस रास्ते से, उनकी सुरक्षा का व्यवस्था करो। इतना ही कहकर फोन कट जाता है, लेकिन वो लोग ये नहीं बताते कि वो पदाधिकारी कौन है। गाड़ी चेक पोस्ट के पास आके रुक जाती है और उस गाड़ी में योगी आदित्यनाथ जी बैठे हुए थे। गाड़ी के अंदर बैठे बैठे ही सारा मामला देख रहे थे। देखते हैं कि चेक पोस्ट पे भीड़ लगी हुई है, एक ट्रक को पुलिस वालों ने रोक रखा है और कुछ बहसबाजी चल रही है। वो करीब में आते हैं, जब करीब में आते हैं पूछते हैं कि क्या माजरा है, आखिर इस तरह से भीड़ क्यों इकट्ठा है। तो धनपत राव सारी बात योगी आदित्यनाथ जी को बता देता है। जब योगी आदित्यनाथ सुनते हैं तो वो बोलते हैं पुलिस वालों से, क्या ये बात सच है। अब पुलिस वाले एक चुप हजार चुप, अब क्या जवाब दें, उनके पास कुछ कहने को तो रहता नहीं है। तब योगी आदित्यनाथ जी बोलते हैं अपने सहकर्मियों से, एक काम करो सभी लोग मीडिया को बुलाओ। मीडिया को बुलाया जाता है, कुछ देर में मीडिया आ जाती है। मीडिया आकर सवाल पे सवाल किए जा रही है, पुलिस वाले कोई जवाब नहीं देते हैं और कैमरे के सामने जाके सीधे योगी जी के पैर को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं मुझे माफ़ कर दिए, मुझसे गलती हो गई, मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा। योगी जी बोलते हैं कि तुम ऐसी गलती करने लायक रहोगे तब ना, क्योंकि अगर आज मैंने तुमको छोड़ दिया, इस तरह से भ्रष्टाचार फैलता रहेगा और इसी तरह से लोग रिश्वत खाते रहेंगे। ये बात बड़े बड़े अधिकारियों तक पहुंच जाती है और सभी लोग आनंद फानंद में फिर जांच बिठाते हैं। जांच बिठाने के बाद फिर पता चलता है कि हाँ ये वाकई में ये लोग दोषी हैं, तो तुरंत उनको सस्पेंड करवा दिया जाता है। उसके बाद योगी जी अपने ही गार्ड से बोलते हैं इस ट्रक को अपनी सुरक्षा में अयोध्या ले जाकर पहुंचा के आओ। गार्ड ऐसा ही करता है और ट्रक के साथ और धनपत राव ये सभी लोग जो है ट्रक को लेकर अयोध्या पहुंचते हैं और वहां पे जो भंडारे के समिति होते हैं उनको जाके सारा धन दे दिया जाता है और उस भंडारे को भली बात सफल बनाया जाता है। उस भंडारे में जो भी श्रद्धालु खाए हुए रहते हैं, प्लेट व्लेट रहता है, धनपत राव खुद अपने हाथों से उठाकर प्लेट को किनारे रखते हैं ताकि कुछ और पुण्य का काम कर लें। वहां से फिर वापिस होते हैं अपने गाँव में, अपने गाँव में सारी बात को बताते हैं कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ था। तो सभी गाँव वाले जय जयकार के नारे लगाते हैं और आज से जो धनपत राव की इज्जत थी वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और इनको देखकर हर किसी को एक शिक्षा मिलती है कि कभी भी परिस्थिति कैसी भी हो लेकिन अपने सत्य से नहीं हटना चाहिए, किसी को भी रिश्वत नहीं देनी चाहिए। हर कोई ये सोचता था आज के बाद मैं ही ऐसा ही करूँगा और किसी को भी रिश्वत नहीं दूंगा, जो भी होगा देखा जाएगा। अब धनपत राव केवल धर्म के काम में नहीं बल्कि समाज के काम में भी आगे बढ़ चढ़कर आने लगे। कुछ दिनों के बाद फिर एक भंडारे का आयोजन किया गया और वहां पे मुख्य अतिथि के रूप में योगी आदित्यनाथ जी को बुलाया गया। योगी आदित्यनाथ जी अपने बड़े काफिले के साथ कुछ गांव में पहुंचते हैं और वहां का उद्घाटन अपने हाथों से करते हैं और उस गांव को जो देख रहे थे कि एकदम पिछड़ा हुआ था उसको कई योजनाएं समर्पित करते हैं जिससे उस गांव का विकास तेजी से होने लगता है। इससे गांव के आसपास के लोग भी सारी बातों को जानकर फिर अपने आप को बदलने का प्रयास करते हैं कि भविष्य में हम लोग भी रिश्वतखोरी का काम नहीं करेंगे और हमेशा सत्य के राह पर रहेंगे। तो दोस्तों आप लोगों को इस कहानी से यही सीखने को मिला कि परिस्थिति कैसी भी हो लेकिन कभी भी पीछे कदम नहीं बढ़ाना चाहिए, हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।